दोस्तों, तो राष्ट्रपति के विषय में ही हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक, वास्तविक और विवेकाधीन शक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि संवैधानिक शक्ति क्या है। इसमें है कि संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय होता है। संविधान में सरकार का स्वरूप क्या होता है? संसदीय होता है। फलस्वरूप राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता व सलाह से करता है। बाबा साहब ने कहा था कि राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति, ठीक है, वास्तविक जो स्थिति है उसको इस प्रकार से बताया जैसा कि नीचे दिया गया है। भारतीय संविधान में भारतीय संघ के क्रियाकलापों का एक प्रमुख होगा, कार्यकलापों का एक प्रमुख होगा, जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाएगा। ये बाबा साहब ने ऐसा कहा था कि भारतीय संविधान में भारतीय संघ के कार्यकलापों का एक प्रमुख होगा, जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाएगा। कार्यपालक उपाधि अमेरिका के राष्ट्रपति की याद दिलाती है। नाम में समानता के अतिरिक्त अमेरिका में प्रचलित सरकार एवं भारतीय संविधान के तहत अपनाई गई सरकार में अन्य कोई समानता नहीं है। ठीक है, तो केवल नाम में समानता है, बाकी एकदम से अलग है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनसे भारत का जो है राष्ट्रपति का जो शक्तियां हैं और सभी चीज़ें वो बिल्कुल अलग है। सरकार की अमेरिकी व्यवस्था को देखें तो सरकार की अमेरिकी व्यवस्था को राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है और भारतीय व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा भी था, अमेरिका के राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यकारी व प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की स्थिति है। वह राज्य का प्रमुख होता है पर कार्यकारी नहीं होता है। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है, ठीक है, वह प्रशासन के औपचारिक रूप से सम्मिलित है अथवा एक मुहर के रूप में है, जिसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय लिए जाते हैं। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर है। वह उसकी सलाह के विरुद्ध अथवा उनकी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी सचिव को किसी भी समय हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां नहीं होती है जब तक कि उसके मंत्रियों का संसद में बहुमत हो। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53, 74, 75 के प्रावधानों का संदर्भ लिया जाता है। ठीक है, तो 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये अनुच्छेद 53 में दिया है। अनुच्छेद 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। वह संविधान के अनुसार अपने कार्य व कर्तव्य का उसी सलाह का निर्वहन करेगा। तो 74 में दिया है। 75 में क्या दिया है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अनुच्छेद 75 में कहा जाता है। तो यह उपबंध संसदीय व्यवस्था की नींव है। हम लोग आगे बढ़े, लिखा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू में इसमें क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह जो है वो बाध्यकारी है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा लागू में कहा गया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सामान्यतः अथवा अन्यथा रूप से मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद भी सलाह मानने के लिए वह बाध्य है। ठीक है, अन्य शब्दों में राष्ट्रपति एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वह बाध्य है। तो ये है। अक्टूबर 1997 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति KR नारायणन को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। ठीक है, पुनः सितंबर 1998 में राष्ट्रपति KR नारायणन ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। कुछ महीने पश्चात कैबिनेट ने पुनः वही सलाह दी, तभी फरवरी 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है, तो हमने देखा राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को देखें तो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ भारतीय संविधान में
ऐसे प्रावधानों के तहत आती है जो राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार देती है। इन शक्तियों का उद्देश्य संविधान की सुरक्षा, सरकार की स्थिरता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है। ठीक है। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है और संविधान द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में किया जाता है। तो इसमें देखें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये अनुच्छेद 75 में है। तो दिया है कि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्ति करने का अधिकार है। हालांकि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है। विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग देखें तो यदि लोकसभा चुनाव का परिणाम अस्पष्ट होता है या किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कर एक ऐसे नेता को नियुक्त करना होता है जो बहुमत प्राप्त कर सके। उदाहरण के लिए देखें तो 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था। इससे पहले 1996 में त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को नियुक्त किया गया था। खैर, तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी जो है अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकती है अगर क्या हो, चुनाव का परिणाम जो है अस्पष्ट हो। दूसरा देखें तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्तगी अनुच्छेद 75 एवं 78 के हिसाब से देखें तो अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार देता है। मंत्रियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग देखें तो यदि प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खो दिया है या सरकार संकट में है तो राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करके मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है। उदाहरण के लिए 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार गठन हुआ और राष्ट्रपति ने मंत्रियों की नियुक्ति की। तीसरा देखें लोकसभा का विघटन। ठीक है। अनुच्छेद 85 में अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार देता है। यह सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। ठीक है। तो इसमें विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग देखें तो राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्ति का उपयोग तब कर सकता है जब सरकार का अस्तित्व संकट में हो या कोई स्थिरता न हो। ठीक है। चौथा देखें तो संकट की स्थिति में कार्यवाही 352 से लेकर 60 तक में। तो इसमें जैसा कि आपको पता ही होगा कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग में देखें तो आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत व्यापक शक्तियां प्राप्त होती है जिनका उपयोग संविधान की सुरक्षा और देश की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। 1975 में आपातकाल घोषित हुआ था। ठीक है। पांचवा देखें तो विशेष आयोगों की नियुक्ति। ठीक है। विशेष आयोगों की नियुक्ति अनुच्छेद 340 के हिसाब से। तो अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति विशेष आयोगों या समितियों को नियुक्त कर सकता है, जैसे कि जांच आयोग या संवैधानिक समितियां। इसमें विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग में देखें तो राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग तय कर सकता है जब किसी विशेष स्थिति की जांच या सुधार की आवश्यकता है। यह तब कर सकता है, ठीक है, उपयोग तब कर सकता है जब किसी विशेष स्थिति या जांच की सुधार की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए 2020 में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के लिए विशेष समिति की नियुक्ति की थी। ठीक है। अब विवेकाधीन शक्तियों का समालोचनात्मक विश्लेषण के रूप में देखें तो क्या है, तो इसमें पहले दिया है उचित प्रयोग। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग संविधान और न्यायिक निर्णयों के अनुसार किया जाना चाहिए। इन शक्तियों का उपयोग संविधान की सुरक्षा और सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। संविधान और कानूनी प्रावधान। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग संविधान के तहत सीमित और अनुशासित होता है। न्यायपालिका इस प्रयोग की समीक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय संविधान के अनुरूप हो। ठीक है। राजनीतिक और संवैधानिक प्रभाव देखें तो विवेकाधीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता प्रदान करता है। इन शक्तियों का उपयोग करते समय राष्ट्रपति को संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है। अब पारदर्शिता और न्याय संगतता। राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग पारदर्शिता और न्याय संगतता के साथ करना चाहिए ताकि निर्णय जो है वो संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। ठीक है।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर राष्ट्रपति की संवैधानिक, वास्तविक और विवेकाधीन शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।